हेलो फ्रेंड्स, अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी पेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप सभी के लिए ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप सब जो है लास्ट तक जरूर देखिएगा। नए हो तो विजडम मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि पेट से रिलेटेड कोई भी न्यूज है या फिर कोई भी क्लास है तो वो आपसे छूटने ना पाए। आज का पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। आगरा और फतेहपुर सीकरी दोनों लंदन से बड़े हैं, यह वक्तव्य किसने दिया था? आगरा और फतेहपुर जो है सीकरी दोनों लंदन से बड़ी है, किसने कहा था? यहाँ पे बर्नियर ऑप्शन ए में दिया गया है, बी है मनुची, सी है रॉल्फ फिच, डी है हॉकिंस। तो देखिए राल्फ फिच जो है यहाँ पे, इनकी अगर बात करें तो अकबर के समय में आने वाला अंग्रेज यात्री था। इनके अनुसार जो है आगरा एक बड़ा शहर था, इसमें पत्थर के मकान थे और इसकी गलियां काफी चौड़ी थी। फतेहपुर सीकरी आगरा से बड़ा था। ये दोनों शहर जो है आकार में तब के लंदन से बड़े और अधिक आबादी वाले शहर थे। तो ये इन्होंने ही सी वाला ऑप्शन यहाँ पे रॉल्फ फिच जो है इन्होंने दिया था। सी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या गया है? मूर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में क्वेश्चन किया गया है। मूर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? ऑप्शन ए में दिया गया मोहम्मद बिन तुगलक या फिर बाबर या फिर अकबर या फिर महमूद गजनवी। देखिए ये मुरक्कू वासु जो इब्न बतूता जिसने उत्तरी अफ्रीका से अपनी यात्रा प्रारंभ की और 1334 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दिल्ली पहुंचा था। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हर्ष के दरबार में वेनसांग को एक दूत के रूप में किसने भेजा था? तो किसने भेजा था? ये ताइसुंग या फिर तुंग कुआन या फिर कु एनबू या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। हर्ष के दरबार में वेनसांग को एक दूत के रूप में किसने भेजा था? किसने भेजा था? तो इनमें से कोई नहीं होगा, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, देखिए वेनसांग ने यहाँ पे जो है यहाँ पे किसी दूत के रूप में नहीं बल्कि एक जो है बौद्ध भिक्षु के रूप में भारत का भ्रमण किया था। आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर ए माना है, इसको ताइसुंग को, बट ये नहीं होगा। आपका इसका डी करेक्ट आंसर होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि वेनसांग जो थे उन्होंने किसी दूत के रूप में नहीं बल्कि एक बौद्ध भिक्षु के रूप में भारत का भ्रमण किया था। तो यहाँ पे आपका डी वाला ऑप्शन ही करेक्ट होगा। ठीक है, और इनको जो है वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहते हैं और इसके यात्रा विवरण को सीयू की भी कहा जाता है। तो आप इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर बताना है। सूची 1 और सूची 2 आचार्य और यहाँ पे सिद्धांत दिया गया है। लकुलिश का अगर देखेंगे तो ये पाशुपत है, ए का 3 हो जाएगा। नागार्जुन का अगर देखें तो शून्यवाद होगा, बी का 2। भद्रबाहु का जैन होगा, 4। डी गोसाल का यहाँ पे आजीवक होगा, डी का 1। 3241 किस ऑप्शन में आप देख पा रहे होंगे? बी वाला ऑप्शन, ये यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है? कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता वो यहाँ पे बताना है। तो वो वाजसनेयी है, ए वाला ऑप्शन ही यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 यहाँ पे दिया गया है, सूची 2 यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे द रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ये आपका हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। यहाँ पे आपका 4 वाला 4 दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, ए का 4 होगा। भारत परिषद अधिनियम 1909, इसे अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल का प्रारंभ, यानी बी का 3 हो जाएगा ये वाला। भारत सरकार अधिनियम 1919 अगर आप ये देखेंगे तो प्रांतों में द्वैध शासन का प्रारंभ जो है यहाँ पे 2 वाला, ये सी का 2 हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 अगर देखेंगे यहाँ पे तो प्रांतों में स्वायत्तता के लिए प्रावधान, 1 वाला, डी का फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो 4321 जो है किस ऑप्शन में आप देख पा रहे होंगे? 4321 बी वाला ऑप्शन जो है ये यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणी पंथी का समस्त झगड़ा किस प्रश्न पर केंद्रित हो गया? ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे। ऑप्शन ए दिया गया है कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का गठन, बी है देशी राज्यों के प्रतिनिधि, सी है केंद्र सरकार के प्रतिरुख और डी दिया गया कांग्रेस समाजवादी दल के सदस्यों की दोहरी सदस्यता। तो यहाँ पे कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का गठन, ए वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है? तो चौरी चौरा जो है ये गोरखपुर
जनपद में स्थित है। बी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहीं पर जो है 5 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन के समय आक्रोशित भीड़ ने पुलिस के 22 जवानों को थाने के अंदर जिंदा जला दिया था। तो ये डेट भी आप लोग याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, निम्न क्रांतिकारियों को जीवन के अंत के प्रकार और आधार पर सुमेलित कीजिए। यहाँ पे जतिन दास, ये जो दिया गया है जतिन दास, ये अगर देखेंगे तो आपका भूख हड़ताल से है, सेकंड वाला होगा। चंद्रशेखर आजाद अगर देखेंगे तो मुठभेड़ के दौरान, 3 हो जाएगा। भगत सिंह का देखेंगे तो यहाँ पे फांसी इनको दी गई थी। कल्पना दत्त अगर देखेंगे तो यहाँ पे आजीवन कारावास। तो 2341 बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का संस्थापक कौन था? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का संस्थापक कौन था वो यहाँ पे बताना है। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का संस्थापक जो था वो थे जी.के. गोखले। सी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1, सूची 2 यहाँ पे दिया गया है महासागरीय परिखा और यहाँ पे स्थान दिया गया है एल्यूशन। एल्यूशन अगर आप देखेंगे तो ये उत्तर प्रशांत महासागर इसका करेक्ट होगा। और करमेडिक देखेंगे तो यहाँ पे इसका दक्षिणी प्रशांत महासागर होगा। सुंडा देखेंगे तो हिंद महासागर होगा। और एस सैंडविच अगर आप देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा दक्षिण अंध महासागर। 2, 3, 1 और 4, 2, 3, 1, 4 किस ऑप्शन में आप देख पा रहे होंगे? 2, 3, 4, 1 बी वाला ऑप्शन यहाँ पे ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भूपर्पट्टे के पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में कौन सा एक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? भूपर्पट्टे पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में से कौन सा एक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है वो यहाँ पे बताना है। सिलिकॉन या फिर ऑक्सीजन या फिर कार्बन या फिर कैल्शियम। ये भूपर्पट्टे पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में ऑक्सीजन जो है यहाँ पे करेक्ट होगा 46.8%। सिलिकॉन की बात करें तो ये 27.72%। एल्युमिनियम की अगर बात करें यहाँ पे तो एल्युमिनियम जो होता है 8.13% होता है। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। फिलहाल इसका करेक्ट आंसर बी होगा। बाढ़ सागर परियोजना स्थित है, बाढ़ सागर परियोजना जो है सोन नदी पर स्थित है। तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी जो है वो कहलाती है बांगर। बी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिए बांगर जो है ये वो ऊंचा भाग है जहाँ नदियों की बाढ़ का जल जो है नहीं पहुंचता है। ये पुरानी जल और मिट्टी द्वारा बना होता है। इसमें कैल्शियम की प्रचुर मात्रा होती है, तो इसे यहाँ पे बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित केंद्र शासित राज्यों में कौन सबसे कम नगरीकृत है? कौन सबसे कम नगरीकृत है वो यहाँ पे आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया गया लक्षद्वीप भी है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, सी है दादरा एवं नगर हवेली, डी है पुडुचेरी। केंद्र शासित राज्यों में कौन सबसे कम नगरीकृत है यहाँ पे बताना है आपको। तो अंडमान एवं निकोबार जो है 35.67% केंद्र शासित राज्यों में से सबसे कम नगरीकृत है। बी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। लक्षद्वीप की बात करें यहाँ पे तो ये 78.07% है। पुडुचेरी की अगर बात करें तो 68.33% है। दादर नगर हवेली की बात करें तो ये 46.72 है। तो सबसे कम की यहाँ पे बात किया है तो सबसे कम में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में किसमें महिला साक्षरता दर सबसे कम है? सबसे कम महिला साक्षरता दर किसमें है? रामपुर, बलरामपुर या फिर श्रावस्ती या फिर बहराइच। तो ये है श्रावस्ती। सी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। श्रावस्ती में अगर देखेंगे तो 34.8% है। और यहाँ बलरामपुर में अगर देखेंगे तो 38.43% है। बहराइच में देखेंगे तो 39.2% है। और रामपुर में देखेंगे तो 44.45% है। तो किसमें महिला साक्षरता दर सबसे कम आपको बताना था, तो ये श्रावस्ती आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे किया गया है, निम्न में से नकदी फसल कौन सी नहीं है? कौन सी नहीं है वो बतानी है आपको। यहाँ पे इनमें से कौन सी नकदी फसल नहीं है? जूट या फिर मूंगफली या फिर ज्वार या फिर गन्ना। जो नहीं है वही हमें बताना है। तो इसमें ज्वार हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए फसलों को जो है 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक जो है खाद्यान्न फसल और एक गैर खाद्यान्न या फिर नकदी फसल जिसको बोलते हैं।
खाद्यान्न फसलों में अगर देखेंगे तो चावल, गेहूं, मक्का, ज्वार, दलहन ये सब आते हैं। और नकदी फसल की अगर बात करें तो इसमें जूट, मूंगफली, गन्ना, सरसों, कपास, आलू, चाय ये सब जो है नकदी फसल में आते हैं। तो इसमें नहीं है, जो पूछा है वही आपको बताना है, तो सी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग होता है। स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग होता है इंटरनेट बैंकिंग में, या फिर क्रेडिट कार्ड में, या फिर बैंक में बचत खाता में, या फिर बैंक में चालू खाता में। तो स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग जो होता है वो होता है क्रेडिट कार्ड में। तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति की दरें किस सूचकांक पर आधारित होती हैं? मुद्रास्फीति की दरें जो है किस सूचकांक पर आधारित होती हैं? ये आधारित होती हैं थोक मूल्य सूचकांक पर। बी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा एवं वित्तीय मामलों में सरकार का वित्तीय अभिकर्ता एवं सलाहकार कौन है? तो ये है आरबीआई। सी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया, पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष पर प्राविधान किया गया? तो ये किया गया था 1993 में। डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें से एक कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अब इसमें यहाँ पे कथन कारण के क्वेश्चन है। कथन ए में दिया गया है, केंद्रीय कानूनों का संवैधानिक वैधता के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य अधिकारिता है। ये आपका सही है। कारण आर में दिया गया, सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है। ये भी करेक्ट है। और आर कथन ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन में दिया गया ए तथा आर दोनों सही, तथा आर कथन ए की सही व्याख्या कर रहा है। बिल्कुल ए वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है। किसमें दिया हुआ है? केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा। तो ये 7वीं अनुसूची में। सी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई? तो ये की गई अनुच्छेद 43A में। डी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को राज्यों का एक संघ घोषित करता है, या फिर एक संघात्मक राज्य घोषित करता है, या फिर एक एकात्मक राज्य घोषित करता है, या फिर एक गणतंत्रात्मक राज्य घोषित करता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 जो है भारत को राज्यों का एक संघ घोषित करता है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन विषाणु जनित रोग नहीं है? विषाणु जनित जो रोग नहीं है वो बताना है यहाँ पे। तो अगर आप देखेंगे, खसरा या है आपका विषाणु जनित, रेबीज भी है, पोलियो भी है, क्षय रोग नहीं है। तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या जो है वो कितनी होती है? क्रोमोसोम की संख्या जो है 46 हो जाएगा। अगर जोड़ी पूछेगा कितनी जोड़ी, तो 23 होगा। यहाँ पे क्रोमोसोम की बस संख्या पूछा है तो 46 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगर पूछा कि कितने जोड़ी है तो 23 जोड़ी होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है? यूरिया में जो है नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है? तो ये एमाइड के रूप में पाया जाता है। ए वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? दूध का दही में परिवर्तन यहाँ पे किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ये दिया गया, बैक्टीरिया द्वारा, या फिर विटामिन द्वारा, या फिर एंजाइम द्वारा, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दूध का दही में परिवर्तन जो है ये बैक्टीरिया द्वारा होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मथनी के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण है? तो ये कारण है अपकेंद्रीय बल का। सी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैथ का है, आगे देखते हैं। 36 भारत की खोज किसकी कृति है? यहाँ से आपका हिंदी का क्वेश्चन है, हिंदी के क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की खोज किसकी कृति है? रविंद्रनाथ ठाकुर की, या फिर जवाहरलाल नेहरू की, या फिर सुभाष चंद्र बोस की, या फिर महात्मा गांधी की? भारत की खोज किसकी कृति है यहाँ पे बताना है। तो ये है जवाहरलाल नेहरू की। बी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इनके द्वारा जो है नेहरू जी के द्वारा गिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, मेरी कहानी, आत्मकथा पुस्तकें लिखी गई हैं। इसे भी याद रख सकते हैं। गांधी जी के द्वारा जो है हिंद स्वराज, दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास, सत्य के प्रयोग, ये सब जो है इनकी हैं, यानी गांधी जी की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, प्रस्तुत विकल्पों में से लोकोक्ति को पहचानिए। इसमें से लोकोक्ति को पहचानना है आपको। ऑप्शन में दिया गया, आ बैल मुझे मार, टेढ़ी उंगली के अचार निकालना, घाट घाट का जूस पीना, तिल का लड्डू बनना। लोकोक्ति को पहचानना है तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, आ बैल मुझे मार, ये वाला ही करेक्ट हो जाएगा। इसका अर्थ है जानबूझकर मुसीबत मोल लेना। इसके अलावा अगर आप ये देखेंगे, तीनों मुहावरे हैं आपके, यहाँ पे लोकोक्ति आपको पहचानना था तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। टेढ़ी उंगली से अचार निकालना मतलब होता है कि बलपूर्वक काम निकालना। घाट घाट का पानी पीना
घाट घाट का जूस पीना या फिर घाट घाट का पानी पीना, संसार का अनुभव प्राप्त करना, तिल का ताड़ बनना या फिर तिल का लड्डू बनना, इसका अर्थ होता है छोटी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। अगला क्वेश्चन है विधात्री शब्द का पुल्लिंग बताइए। विधात्री शब्द का पुल्लिंग यहाँ पे बताना है। ऑप्शन ए दिया गया दाता, बी है धात्रा, सी है नेता, डी है विधाता। विधात्री शब्द का पुल्लिंग अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका विधाता, डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा कथन अशुद्ध है, इसमें से जो अशुद्ध है वो बताना है। ऑप्शन ए में दिया गया हमारे पास समय कम है, बी है कल लोगों की भीड़ जमेगी, सी है कहाँ जाना है, डी है शायद बारिश हो रही है। अशुद्ध वाला बताना है। तो हमारे पास समय कम है, ये सही है। कल लोगों की भीड़ जमेगी, यही सही नहीं लग रहा है, ये अशुद्ध है। जिसका शुद्ध रूप अगर आप देखेंगे तो कल लोगों की भीड़ इकट्ठा होगी, भीड़ जमेगी नहीं, कल लोगों की भीड़ इकट्ठा होगी। तो अशुद्ध ही हमें बताना है, तो बी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि हमारा भावी जीवन निसंदेह उज्जवल होगा में रेखांकित शब्द का विलोम बताइए। इसका विलोम बताना है भावी शब्द का। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया गया है पूर्व, बी है अतीत, सी है भविष्य, डी है वर्तमान। हमारा भावी जीवन निसंदेह उज्जवल होगा, यानी भावी का मतलब यहाँ पे देखेंगे तो इसका विलोम अतीत हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, बी वाला करेक्ट हो जाएगा। पूर्व का विलोम जो है पश्चिम हो जाएगा, भविष्य का विलोम जो है भूत होता है। तो ये था दोस्तों आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि आप सभी को हेल्पफुल लगा होगा। और इससे पहले भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आप सभी को दिए हैं, इससे पहले की जितनी क्लास है आप लोग उसे जरूर देखिएगा। सभी क्वेश्चन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, पढ़ते रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। थैंक यू।